हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस? वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय यूट्यूब चैनल एंड सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स की पाठशाला में। एंड गाइस, एज यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड दिस मिशन 3 days बैक, जिसमें FTFM के अंदर वी हैव स्टार्टेड विद डेरिवेटिव्स एंड टुडे आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं ये चैप्टर पूरा वाइंड अप करूंगा आपके साथ। एंड अभी तक हमने डेरिवेटिव्स में क्या पढ़ा है? वी हैव डन ऑल अबाउट ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर हम लोगों ने कॉल ऑप्शन पढ़ा, पुट ऑप्शन पढ़ा, and we did strategies related to option. One is straddle, what is triangle, and आज हम लोग एक strategy और पढ़ेंगे, that is caps and floor, और उसके बाद we'll start with futures, right? अच्छा, कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा था कि सर कॉल एंड पुट के अंदर हमें एक पे ऑफ ग्राफ भी होता है, वो भी आप एक बार ही बता देते। तो इट्स वेरी सिंपल, मैंने हालांकि बताया भी था आपको, एक बार दोबारा देख लेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कॉल अगर आप खरीद रहे हो तो डेफिनेटली आपने एक प्रीमियम पे करा होगा, लेट्स से 5 रुपये, और प्रिज्यूम कर लेते हैं कि आपका स्ट्राइक जो है वो 1000 रुपीज़ है। तो मैंने आपसे कहा था ये 1000 रुपीज़ से जितना ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली ये आपको प्रॉफिट देगा, राइट? यही बात हुई थी, ठीक है। तो और ये स्ट्राइक से अगर नीचे चला जाता है उस दिन, क्योंकि आप कॉल बायर हो, कॉल होल्डर हो, तो आपका ऑप्शन जो है वो लैप्स हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने अलग अलग मार्केट प्राइसेस प्रिज्यूम कर लिए थे, इफ़ यू रिमेंबर। तो लेट्स से मार्केट प्राइसेस भी 900, 950, 1000, 1050, 1100 टाइप्स, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं हम। और इसके बाद अगर हमें पे ऑफ ग्राफ बनाना हो तो इट्स वेरी सिंपल, मार्केट प्राइस 900, 950, 1000, 1050 एंड 1100। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्राइक लिखना था, दैट इज इन ऑल केसेस 1000 रुपीज, ठीक है। और अब आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये कॉल है तो अपर जाएगा तो आप एक्सरसाइज करेंगे, अदरवाइज आप लैप्स करेंगे। तो एक्शन विल बी लैप्स, 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 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। और यहां पर जो वैल्यू आएगी, लैप्स के केस में हमेशा वैल्यू 0 होती है, एक्सरसाइज में जितना ये ऊपर होगा उतना एक्सचेंज आपको पे करेगा, राइट? और इन सब चीजों के लिए आपने प्रीमियम दिया हुआ है 5 रुपए, ठीक है। तो आपका पे ऑफ टेबल तैयार हो गया, -5, -5, -5, 45 एंड 100 में से 5 गया 95, राइट? अब यूजिंग दिस पे ऑफ बस आपने ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चे। एक्स एक्सिस पे आप यहाँ पे मार्केट प्राइसेस रखेंगे, ठीक है। इट मे बी 900, 950, 1000, 1050, ठीक है जी, और 1100। और यहाँ पर आप इसको रख लीजिए, आप देख लीजिए -5 से नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो आप 5-5 का गैप भी ले सकते हो, 10-10 का गैप भी ले सकते हो, -10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 लाइक दिस, ठीक है जी। बस हो गया, आपका काम करना क्या है आपने मुझे बताओ। 900 पे कितना है? -5, 950 पे -5, 1000 पे -5, 1050 पे अगर आप देखते हो तो दिस इज 45, तो 45 मतलब यहाँ पे, और 1100 पे दिस इज 95। तो आपने बस ये ग्राफ ड्रॉ कर देना, ठीक है जी। ये आपका बन गया किसका? कॉल का पे ऑफ ग्राफ बन गया। और अगर आप पुट का बनाएंगे तो ऐसे करके नीचे की ओर बनेगा, ठीक है ना? वेरी सिंपल। तो जैसे हमने पढ़ा था बस वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे कैप्स एंड फ्लोर। कैप्स एंड फ्लोर वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे रटेंगे नहीं, ठीक है। हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे कि कैप्स एंड फ्लोर क्या होता है। तो लेट अस प्रिज्यूम वन थिंग, कि सपोज आई एम विलिंग, कि मैं विलिंग करता हूं कि मुझे ना रिलायंस का शेयर खरीदना है, बट मुझे खरीदना है आफ्टर 6 months, 3 months ले लेते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिकल लगेगा, ठीक है ना। और मैं चाहता हूं कि ये मुझे ना 1500 और 1600 के बीच में मिल जाए। आज इसका जो स्पॉट रेट है ना वो 1520 रुपये है, लेकिन मेरे पास 1520 रुपया भी है ही नहीं। मैं चाहता हूं कि आई वॉन्ट टू बाय दिस रिलायंस शेयर आफ्टर 3 months, बट अब 3 महीने के बाद हो सकता है कि ये शेयर जो है 2000, 2200, 5000 का हो जाए। तो आई वॉन्ट कि यार नहीं, मुझे इस शेयर को बाय करना है इसी रेंज के अंदर, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कैप्स एंड फ्लोर, ठीक है। अब कैप्स एंड फ्लोर का यहाँ पर मतलब क्या है? कैप का मतलब होता है व्हाट इज द हायर प्राइस यू आर विलिंग टू पे, दैट इज कैप्स। और फ्लोर का मतलब होता है व्हाट इज द लोअर प्राइस दैट यू आर ऑलवेज रेडी टू पे, तो दिस इज कॉल्ड फ्लोर। फ्लोर समझते हैं ना, जमीन। फ्लोर का मतलब लोअर पार्ट और कैप का मतलब अपर पार्ट। तो इफ यू आर फिक्सिंग हाई प्राइस फॉर यू, अगर आप अपने लिए हाई प्राइस फिक्स कर रहे हैं तो दिस इज कैप्स, अगर आप अपने लिए लो प्राइस फिक्स कर रहे हैं तो दिस इज फ्लोर, ठीक है जी, ठीक है सर। तो इसके अंदर अब हम क्या करते हैं
देखिए कैप्स कहता है कि अपने लिए अगर आप अपर प्राइस फिक्स करना चाहते हो तो यू डू वन थिंग, यू बाय अ कॉल विथ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1600 रुपए एंड पे प्रीमियम फॉर दैट। लेट्स से इसका प्रीमियम आ रहा होगा, प्रिज्यूम कर लेते हैं कुछ भी 80 रुपीज, ठीक है। सो कैप्स कहता है कि बाय अ कॉल विथ स्ट्राइक प्राइस ऑफ हायर साइड एंड देन पे द प्रीमियम, ठीक है। और फ्लोर कहता है कि क्योंकि नाउ यू आर विलिंग कि आप इतने में बाय कर लोगे, सो याद रखना टेक एन ऑब्लिगेशन टू बाय। राइट टू बाय तो आपने कॉल में ले लिया, ऑब्लिगेशन टू बाय ले लो, यानी कि उसने कहा सेल कर दो पुट ऑप्शन विथ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1500। अब बच्चा कहते हैं सर सेल अ पुट विथ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1500 का क्या मतलब है? इट्स वेरी सिंपल। देखिए जो बायर ऑफ पुट होगा उसके पास राइट टू सेल आएगा एट 1500 एंड यू विल बी अंडर ऑब्लिगेशन टू बाय एट 1500, ठीक है। बायर ऑफ पुट के पास राइट टू सेल होगा एंड यू आर अंडर ऑब्लिगेशन टू बाय, क्योंकि उसके पास राइट टू सेल है तो यू आर अंडर ऑब्लिगेशन टू बाय। और डेफिनेटली इसके लिए क्या यू कैन रिसीव द प्रीमियम। तो मान लो आपको प्रीमियम 70 रुपए मिल रहा है, तो आप मुझे बताओ स्ट्रैटेजी की नेट कॉस्ट कितनी आएगी? 10 रुपए। कैसे? 80 रुपीज यू आर बाइंग अ कॉल and you are selling a put for ₹70, so in difference you are paying net ₹10 for this strategy, ठीक है। अब on that date क्या होगा ये मैं आपको चेक करा देता हूं, और this is called caps and floor। खत्म हो गया। अब मुझे आप ही बता दो उस दिन क्या होगा। सर उस दिन ना प्राइस में भी 2000, में भी 2500 और में भी 1300 रुपए, ठीक है ना। हमने अलग अलग प्राइसेस ले लिए। चलो एक और ले लेते हैं 1550, ठीक है। अब इन सभी प्राइसेस पे आपने कमेंट करना व्हाट विल हैपन। अगर समझ आ गया तो आप समझ जाओगे कि क्या होगा। देखिए अगर प्राइस 2000 हो गया तो जो जिसको मैंने सेल करा था पुट, वो तो लैप्स कर देगा। क्यों? क्योंकि बायर इन पुट एक्सरसाइज करता कब? जब ये 1500 से नीचे जाती। तो बेटा 1500 से नीचे तो गया नहीं, तो पुट तो हो गई लैप्स, ठीक है। और क्योंकि ये 1600 से ऊपर चली गई तो क्या आई विल एक्सरसाइज माई कॉल ऑप्शन? यस। सो व्हेन आई विल एक्सरसाइज माई कॉल ऑप्शन आई विल गेट शेयर एट रुपीज कितने में? 1600 रुपए में। क्यों? बिकॉज 400 रुपए एक्सचेंज आपको कॉम्पनसेट करेगा, 1600 आप अपनी जेब से डालना, 1600 और 400 क्या 2000 रुपए का आप शेयर मार्केट से बाय कर लेना। बिल्कुल। तो यहां पर क्या होगा? अगर 2000 चला गया तो सोच के देखो, कॉल एक्सरसाइज हो जाएगी, पुट लैप्स हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, पुट लैप्स हो जाएगी तो आपने कुछ भी पे नहीं करना बिकॉज यू आर अंडर ऑब्लिगेशन टू बाय। तो मैंने पहले बोला जब कोई चीज लैप्स हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0, ठीक है। कॉल एक्सरसाइज करते ही क्या एक्सचेंज विल पे मी कितना? 400 रुपए। तो इन शॉर्ट मेरी जेब में कितने आए? 400 रुपए। क्लियर है। और शेयर कितने का है? 2000 का। तो मुझे अपनी जेब से कितना देना पड़ेगा? 1600। तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट आई एम पेइंग नाउ? 1600। तो क्या आपकी जेब से 1600 ही गया? यस। और शेयर आपको 2000 वाला मिल गया, ठीक है सर। 2500 हो जाए तो अब आप बताओ, अगर ये 2500 हो जाए तो सेम थिंग विल हैपन। क्यों? कॉल एक्सरसाइज हो जाएगी, बिल्कुल। पुट लैप्स हो जाएगी, बिल्कुल। पुट लैप्स होने से वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कॉल के एक्सरसाइज होने से क्या होगा? सर कॉल के एक्सरसाइज होने से पता है क्या होगा? कॉल जब एक्सरसाइज होगी ना सर, तो होगा ये कि हमें एक्सचेंज पे करेगा जितना 1600 से ऊपर गया, तो एक्सचेंज पे करेगा 900। और रिलायंस का शेयर कितने का हो गया? 2500 का, ठीक है। तो अपनी जेब से कितना डालो? 1600। तो आप देख सकते हो इन एनी केस आपकी जेब से 1600 रुपए से ऊपर तो जा ही नहीं रहे, और यही आप चाह रहे थे कि दिस इज व्हाट आई वांट टू पे मैक्सिमम फॉर दैट शेयर। सर आपने 1600 ही दिया और आपको वो शेयर जो है जितने मर्जी का हो, क्या आपकी जेब से 1600 ही जा रहा है? यस। अब आ जाओ यहाँ पर 1300 चला गया। अब आप मुझे बताओ, क्योंकि ये 1300 गया तो क्या ये 1500 से नीचे चला गया? बिल्कुल। तो जो पुट वाला है क्या वो एक्सरसाइज करेगा? बिल्कुल। और जितना नीचे गया क्या उतना आपको पे करना पड़ेगा? बिल्कुल। तो यहाँ पे कॉल तो हो जाएगी लैप्स और वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। पुट हो जाएगी एक्सरसाइज और यू हैव टू पे कितना? 200 रुपए, ठीक है। और शेयर के लिए कितना देना पड़ेगा? 1300, क्योंकि शेयर 1300 का हो गया। तो आपकी जेब से कितना गया? 1500। तो 1500 रुपए में क्या वो शेयर आपको मिलेगा? कैसे मिला? समझ आया? शेयर तो 1300 में मिला, 200 उसको भी देने पड़े, तो आपकी जेब में टोटल आउटफ्लो कितना हुआ? 1500। तो हम ये कह सकते हैं कि ये शेयर हमें मिनिमम कितने का पड़ा? 1500 का। बिल्कुल। और यही आप कह रहे थे कि मुझे 1500 तक का शेयर पड़ जाए,
और अगर ये मान लो 1550 यानी कि इन दोनों के बीच में स्टैंड करता है, तो सर फिर तो बड़ा बेकार हो गया ये। कैसे? कॉल भी लैप्स हो जाएगी, पुट भी लैप्स हो जाएगी, और क्या फिर हम ना तो हमें कुछ मिलेगा ना हमें कुछ देना है, क्या हम ओपन मार्केट से 1550 रुपए में क्या वो शेयर बाय कर लेंगे? तो मैंने आपसे क्या कहा था, कुछ भी हो जाए क्या वो शेयर हमें 1500 और 1600 के बीच में मिलना चाहिए। नाउ यू कैन सी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस क्या वो हमें 1500 और 1600 के बीच में ही मिल रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैप्स एंड फ्लोर। समझ आ गया जी? तो अगर कोई पूछे कैप्स क्या होता है तो आपने क्या बोलना है, कैप्स के अंदर वी वांट टू फ्रीज द हायर प्राइस फॉर अ अंडरलाइंग एसेट, फ्लोर के अंदर वी वांट टू फ्रीज द लोअर प्राइस फॉर एनी अंडरलाइंग एसेट, एंड वी सिंपली वांट कि हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जिसके अंदर हम लोगों को इस रेंज के अंदर हमारा जो एसेट है वो हमें मिल जाए। ठीक है जी? और जब हम ये रेंज बनाते हैं ना तो इसको बोलते हैं कॉलर। कॉलर का मतलब होता है जहां कैप्स और फ्लोर दोनों मिक्स हो जाते हैं, सो दैट बिकम्स कॉलर स्ट्रैटेजी, उसको बोलते हैं कॉलर। तो एक तरह से कैप्स भी करा हमने, फ्लोर भी करा, और दोनों का जो मर्जर होता है उसको बोलते हैं कॉलर स्ट्रैटेजी। क्लियर है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो आई एम वेरी श्योर कैप्स एंड फ्लोर इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है जी? चलो अब ऊपर हेडिंग डालो जरा, फ्यूचर्स। तो अब मैं आपको पहले फ्यूचर्स इन जनरल समझाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आर्बिट्रेज इन फ्यूचर पढ़ेंगे, ठीक है, और चैप्टर हमारा खत्म। ठीक है सर, देखो फ्यूचर्स में आपको क्या ध्यान रखना है, पहले तो मैं आपको ना जनरल ट्रेड इन फ्यूचर्स बताता हूं, वेरी सिंपल। देखिए होता क्या नॉर्मली, हाँ जी, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे सपोज करो, देखिए फ्यूचर में दो लोग होते हैं, एक होता है बायर इन फ्यूचर्स और एक होता है सेलर इन फ्यूचर्स। देखिए अगर आपको लगता है कि कोई भी शेयर या फिर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आप बन जाओ बायर इन फ्यूचर्स, और अगर आपको लगता है किसी भी शेयर या इंडेक्स के बारे में आपको लगता है कि वो नीचे जाएगा तो आप सेलर इन फ्यूचर बन जाओ। तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो आप बायर इन फ्यूचर बनोगे या फिर आप क्या बनोगे, सेलर इन फ्यूचर। अगर आप बायर इन फ्यूचर बन जाते हो तो बायर कौन होता है बच्चे, जिसका परसेप्शन क्या होगा, दैट मार्केट अप जाएगी, और सेलर इन फ्यूचर कौन होता है, जिसका परसेप्शन क्या होगा कि मार्केट नीचे जाएगी। सिंपल। ठीक है सर। अब अगर मान लीजिए आप बायर बन जाते हैं और अगर वाकई में ही मार्केट ऊपर चली जाती है तो डेफिनेटली ये हमें गेन देगा, लेकिन अगर मार्केट, आप बायर थे लेकिन मार्केट नीचे चली गई तो क्या ये हमें लॉस देगा। तो बायर को गेन कब होता है, जब मार्केट अप जाती है, और लॉस कब होता है, जब मार्केट नीचे जाती है। उल्टा होता है सेलर के साथ। सेलर तो चाहता ही यही था मार्केट गिर जाए, और अगर वाकई में ही मार्केट गिर जाती है तो क्या सेलर विल गेन, और अगर मार्केट अप चली जाती है तो ही विल लूज। तो इस तरह से हम लोगों ने ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है जी? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जरा सोच के जवाब दीजिएगा। ठीक है जी? एक बार सोच के जवाब देना आपने। मैंने कहा अगर मुझे लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो आई शुड बिकम सेलर और बायर, बायर। और अगर आपको लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा तो यू शुड बिकम सेलर। अच्छा, अगर मैं बायर हूं और अगर वाकई में मार्केट ऊपर चली गई तो इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि इफ यू आर बायर एंड मार्केट मूव कर रही है अपवर्ड, तो इसका सिंपल एंड स्ट्रेट मीनिंग क्या निकल कर आएगा कि दैट यू विल गेन, क्योंकि जो आप सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जरा। जब हम फ्यूचर्स की बात करते हैं ना तो इसमें स्टॉक फ्यूचर्स भी होते हैं, करेंसी फ्यूचर्स भी होते हैं, ठीक है जी, और उसके बाद आपका इंडेक्स फ्यूचर्स भी होते हैं। भाई आप किसी के भी फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो चीज ऊपर जा रही है तो आप उसके फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है? और एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बताना चाहूंगा कि इसको ना हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? जब आप किसी फ्यूचर को बाय करते हो ना तो आपको पूरा पैसा नहीं देना होता,
सिर्फ मार्जिन मनी देना होता है, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। जैसे ही आप इनिशियल मार्जिन पे करोगे, तो आप जैसे ही इनिशियल मार्जिन पे करोगे, सुन लीजिए, द मोमेंट यू विल पे इनिशियल मार्जिन, आपके पास राइट आ जाएगा कि अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाती है तो यू विल मेक मनी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। तो पहले मैं आपके साथ ना थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल गेम खेलना चाहता हूं, जिससे हमें पहले फ्यूचर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, सपोज करिए इंडेक्स जो था, सपोज करो 9000 पे इस समय इंडेक्स चल रहा है। ठीक है, और आपने इंडेक्स फ्यूचर 3 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर आपने लिया हुआ है, और आपके हिसाब से 3 मंथ्स इंडेक्स फ्यूचर जो है, सपोज वो इस समय मिल रहा है, प्रिज्यूम कर लीजिए 9050 में। ठीक है, ठीक है, और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो आप बन गए बायर इन इंडेक्स फ्यूचर्स। अच्छा, याद रखना 1 लॉट में 75 यूनिट्स होती हैं, तो 1 कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ऑफ 1 कॉन्ट्रैक्ट कितनी हो जाएगी? 75 मल्टीप्लाइड बाय 9050। ठीक है जी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्यूचर। ठीक है, बड़े आराम से देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम समझ आ जाएगा आपको। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो है 6,78,750। ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। बट याद रखना, इसके लिए आपको इतना पैसा नहीं देना, आपको पे करना है मार्जिन मनी। एंड प्रिज्यूम कर लेते हैं मार्जिन मनी जो है वो आपसे 20% मांगा गया है। ज्यादा बोल रहा हूं वैसे मैं, फिर भी चलो ले लेते हैं। ठीक है, मान लो इतना आपने इनिशियल मार्जिन पे करना है। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए कि मार्केट जो है वो 40 पॉइंट ऊपर चली जाती है, याद रखना 1.1 रुपये होता है, 1.1 रुपया। तो अगर ये 40 पॉइंट ऊपर चली जाएगी, तो आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड, आप कौन है? बायर। तो क्या आप विन करेंगे और सेलर लूज कर रहा होगा? बिल्कुल, मेरा पॉइंट समझ आया? तो इस तरह से बायर जो है वो विन करता रहेगा और सेलर लूज करता रहेगा जब जब प्राइस जो है वो आपकी डायरेक्शन में चल रहा होगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, सपोज करो कि प्राइस रिवर्स कर जाता है, यानी कि नीचे चला जाता है, तो डेफिनेटली बायर विल लूज व्हेन मार्केट विल फॉल। तो अब सपोज करो ये 40 पॉइंट नीचे चला गया, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके मार्जिन में से ना 40 इंटू 75, क्योंकि पर पॉइंट 1 रुपया होता है। ठीक है, और एक कॉन्ट्रैक्ट में 75 यूनिट्स है, तो 40 इंटू 75, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है ना? तो 3000 रुपए यू हैव आपका लूज हो गया। तो आपका मार्जिन जो होगा ना वो सिर्फ कितना बचेगा? 132750। क्लियर है? और अगर मान लो कल फिर मार्केट गिर गई तो फिर लूज हो गया। तो अब यहां पर क्या होता है कि अगर मार्केट ज्यादा गिर जाती है, और सपोज करो कि एक्सचेंज ने एक मेंटेनेंस मार्जिन फिक्स किया हुआ है, और वो मेंटेनेंस मार्जिन है लेट्स से 1 लाख, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही ये मार्जिन रिड्यूस करते 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 कहां पहुंचेगा? 1 लाख पे, तो आपसे कॉल किया जाएगा कि प्लीज पे द मार्जिन सो दैट हम इसको वापस ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है ना? तो अगर मान लो आपसे, इसको बोलते हैं कॉल मनी, ठीक है ना, कॉल मनी। लेकिन अगर मान लो आपने पे नहीं किया, तो ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये यहीं पे रोक दिया जाएगा, और इसके बाद आपके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि फर्दर जो भी मूवमेंट होंगी उसके अंदर ना आपको गेन दिया जाएगा, ना आपको लॉस में पार्टिसिपेट करना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्यूचर्स पढ़ रहे हैं हम लोग। फ्यूचर्स में 2 लोग होते हैं, एक बायर और एक सेलर। जिनको लगता है प्राइस अप जाएगा बायर, जिनको लगता है प्राइस डाउन जाएगा वो सेलर। सिंपल हो गया? ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि, और इनिशियली हमें क्या देना होता है? मार्जिन। और अगर वो मार्जिन, मान लो मार्केट हमारे एंटी हो जाती है, अनफेवरेबल हो जाती है, तो क्या वो मार्जिन गिरता रहेगा? बिल्कुल, वो मार्जिन मनी गिरते 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 जैसे ही पहुंचेगा मेंटेनेंस मार्जिन के पास, तो क्या एक्सचेंज आपसे कॉल मनी करेगा। और अगर आपने कॉल मनी पे नहीं करा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, और उसके बाद आपका एक्सचेंज जो है वो आपको और इस गेम के अंदर नहीं खेलने देगा। और अगर कल को मार्केट बढ़ भी जाती है तो वो आपको गेन भी नहीं देगा। ठीक है सर?
ठीक है, तो अब इस पे ना एक क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर हम आगे समझते हैं। ठीक है, लिखो जरा एक क्वेश्चन। कहते हैं एन इन्वेस्टर बाइज निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट for rupees 2,80,000 with lot size 200 units. कहते हैं if on settlement date निफ्टी क्लोज करता है at 1378, find profit and loss if he pays 1,000 as brokerage also. ठीक है जी, वेरी सिंपल। देखो कैसे करेंगे इसको। अब इन्होंने ना, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ऊटपटांग सा क्वेश्चन है, 200 यूनिट लॉट साइज होता ही नहीं है। ठीक है, बट चलो अब जैसे दिया हुआ है वही करेंगे हम। देखो इन्होंने कहा कि सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू थी 280 थी। अब आप मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अगर 2,80,000 है तो ये कैसे आई होगी? देखो मैंने अभी निकाला भी था, 1 कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 75 इंटू जितने पॉइंट्स पे था वो, तो यहां पे आप लिख देंगे निफ्टी पॉइंट इंटू 200 इज इक्वल टू 28,000। तो उस समय जब आपने बाय करा होगा तो निफ्टी के पॉइंट कितने थे? 1400, यानी कि निफ्टी 1400 पे था। ठीक है सर। अच्छा, आप हैं कौन? सर मैं तो बायर हूं, मैं बायर हूं, और बायर हमेशा क्या चाहता है? मार्केट मूव करे अप। ठीक है, कहते हैं अगर सेटलमेंट डेट पे निफ्टी क्लोज होता है 1378। अब आप मुझे बताओ अगर सेटलमेंट डेट पे निफ्टी पॉइंट 1378, 1378, बायर हो आप, नाउ यू टेल मी, क्या ये नीचे गिर गया? बिल्कुल। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 1378 इंटू 200 जो भी आएगी ये आ गई मेरे पास। ठीक है, अब आप मुझे बस इतना सोच के बता दीजिए कि यहां पर आपको गेन हुआ या लॉस हो गया? लॉस ही हुआ, तो यहां पे लिखेंगे लॉस टू बायर। बायर को लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ समझ आ रही है? मार्केट नीचे चली गई ना, बायर के लिए तो हमेशा मार्केट ऊपर जानी चाहिए। लॉस टू बायर कितना? 1400 माइनस 1378 यानी कि 22 रुपए इंटू 200 यानी कि 4400 का फाइनली नुकसान हो गया। प्लस इसमें आपने ब्रोकरेज और पे कर दी 1000 रुपए, तो आपको टोटल लॉस 5400 का हो गया। समझ आया? बहुत सिंपल गेम है यार, वेरी सिंपल। फ्यूचर्स के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप बायर हो, मार्केट ऊपर जाने पे आपको गेन होगा, मार्केट के नीचे जाने पे आपको लॉस होगा। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अब आप मुझे बताओ इसी क्वेश्चन में अगर ये बायर ना सेलर होता तो? सर बड़ा आसान है, अगर ये सेलर होता तो क्या मार्केट के गिरने पर, निफ्टी पॉइंट गिरने पर क्या इसको गेन हो जाता? तो गेन में से ब्रोकरेज माइनस करके क्या उसका नेट प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता, खत्म। ठीक है जी, तो ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आए तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर की कहानी खत्म हो गई। अब आप फ्यूचर्स में लिखो आर्बिट्रेज इन फ्यूचर्स। ठीक है जी, आर्बिट्रेज इन फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में आर्बिट्रेज कैसे किया जा सकता है ये अब हम सीखेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। तो उसके लिए पहले आप एक काम करो, ये क्वेश्चन नोट करो। स्पॉट रेट दिया हुआ है 180, प्राइस पर शेयर इन फ्यूचर मार्केट 6 मंथ का दिया हुआ है 195, इंटरेस्ट रेट 12%, कैलकुलेट करना थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर, डज एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है जी, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं यहां पे लिखवाता हूं कि आर्बिट्रेज कैसे करते हैं। सिर्फ आर्बिट्रेज कैसे करते हैं पहले ये सीख लीजिए, ठीक है ना। लिखो जरा, आर्बिट्रेज इन फ्यूचर्स इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। कब? इफ एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज अनइक्वल टू थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर बोल दो या फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर बोल दो।
अगर ये अनइक्वल है ना तो यस आर्बिट्रेज पॉसिबल है। मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, आराम से देखिएगा। मैंने कहा अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस एंड फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर इक्वल नहीं है तो आर्बिट्रेज पॉसिबल है। ठीक है सर। अब बच्चा कहता है सर फेयर वैल्यू क्या होता है? लिखो, फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैसे निकालते हैं हम? फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर का फॉर्मूला होता है स्पॉट रेट इंटू 1+i माइनस इंटरमीडियरी रिसीट्स। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है मैं आपको डिराइव करा देता हूं, वेरी सिंपल। देखो, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जरा सोच के बताना। सपोज करो ये एक प्रॉपर्टी है जो 1 लाख रुपए की है एंड यू वांट कि मैं इसे बाय करना चाहता हूं आफ्टर 6 मंथ्स। आपके हिसाब से 6 महीने के बाद इसका रेट क्या होना चाहिए? दैट इज कॉल्ड थियोरेटिकल वैल्यू। थियोरेटिकल वैल्यू का मतलब होता है योर एक्सपेक्टेशन दैट व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ दिस हाउस आफ्टर 6 मंथ्स, है ना? तो अब देखो इसको हम कैसे सोचते हैं। एक आदमी कहता है सर अगर मैंने ये घर आज ही बाय करा होता लेट्स से, तो क्या मुझे 1 लाख रुपए चाहिए होता? बिल्कुल। प्रिज्यूम कर लो कि वो 1 लाख आपके पास नहीं है, वो आपने कहीं से बोरो किया, तो क्या वो 1 लाख रुपया अगर बोरो किया है तो क्या उसका 6 मंथ का इंटरेस्ट भी जाएगा? बिल्कुल। प्रिज्यूम कर लेते हैं 6,000 इंटरेस्ट है, तो क्या वो 1 लाख का घर प्रैक्टिकली क्या मुझे 1,06,000 का पड़ गया? क्यों? 1 लाख का हाउस है और 6 महीने की मैंने ब्याज भरी होगी। बिल्कुल, यहां तक क्लियर? ठीक है। बट ड्यूरिंग दीज 6 मंथ्स ऐसा हो सकता है कि आपको कोई रेंट आ गया हो। सपोज करो मैंने इसको आज ही खरीदते रेंट पे चढ़ा दिया था, तो मुझे 4,000 रुपया रेंट भी मिल गया। तो ये घर मुझे फाइनली कितने का कॉस्ट करेगा आफ्टर 6 मंथ? 1,02,000 का। इसको बोलते हैं थियोरेटिकल वैल्यू। अभी प्रैक्टिकली हमने कैसे निकाली है उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करा है, स्पॉट इंटू 1+i, यानी कि फ्यूचर वैल्यू निकाल दी मैंने आज के प्राइस की, माइनस कर दिया इंटरमीडिएट रिसीप्ट्स अगर कुछ होंगी तो। ठीक है। और जैसे ये प्राइस निकालेंगे आप इसको बोलेंगे फेयर वैल्यू, और अगर ये फेयर वैल्यू AFP के इक्वल नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? यस आर्बिट्रेज इज पॉसिबल। तो सर इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तभी क्लियर होगा। ठीक है सर। देखो, फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स इस क्वेश्चन में स्पॉट इंटू 1+i माइनस इंटरमीडिएट रिसिप्ट्स। अच्छा, इंटरमीडिएट रिसिप्ट्स क्या होती है? मेरे घर वाले एग्जाम्पल में क्या था? रेंट। और शेयर्स में क्या होगा? डिविडेंड्स। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? स्पॉट रेट कितना है? 180। 1+i, i का मतलब हो गया 12%। 6 मंथ फ्यूचर है तो इंटू 6/12 कर देते हैं, माइनस इंटरमीडिएट रिसिप्ट बताई नहीं गई तो इग्नोर कर दो। सॉल्व करो इसको। अब 190 रुपये 80 पैसे। हमारे हिसाब से ये जो स्पॉट है इसका 6 मंथ फ्यूचर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 190 रुपये 80 पैसे। ठीक है। अब आप चेक करो AFP कितना आ रहा है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। सर AFP आ रहा है 195 रुपए, 195 रुपीज। ठीक है जी। AFP कितना है? 195, 195 रुपीज। अब आपने क्या करना है, क्योंकि AFP इज नॉट इक्वल टू फेयर वैल्यू, ये इक्वल ही नहीं है, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? आर्बिट्रेज इज पॉसिबल। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। जब आप यहां पहुंच जाओ ना कि आर्बिट्रेज इज पॉसिबल, तो अब आपको एक्शन लेना आना चाहिए। एक्शन। अब एक्शन कैसे लेते हैं, मतलब आर्बिट्रेज कैसे होगा उसके लिए एक्शन कैसे लेते हैं वो सीख लो। क्या आपके हिसाब से ये 190 रुपए 80 पैसे का होना चाहिए था, जबकि वो मिल कितने का है? 195। तो इसका मतलब क्या फ्यूचर हमारी सोच से महंगे का मिल रहा है? बिल्कुल। तो जब कोई चीज आपकी सोच से ज्यादा प्राइस की होती है तो उसे बाय करते हो या सेल? सेल। तो इसके लिए एक्शन आएगा सेल फ्यूचर एंड बाय स्पॉट।
ये होता है बेटा सेल फ्यूचर बाय स्पॉट। अगर आपको ये लाइन समझ आ गई है तो बस समझ लो आर्बिट्रेज आ गया आपको। ठीक है जी, मैंने सेल फ्यूचर क्यों किया, क्योंकि मेरे हिसाब से फ्यूचर होना चाहिए था 190.8 का, है कितने का 195 का। तो क्या ये ओवर प्राइस्ड है? बिल्कुल। और ओवर प्राइस चीज कभी खरीदी नहीं जाती, वो हमेशा बेची जाती है। और अगर फ्यूचर में अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो आर्बिट्रेज करने के लिए आपको स्पॉट बाय करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब यही जो मैंने लिखवाया इसी से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हाउ वी विल बी डूइंग आर्बिट्रेज। ठीक है, देखो कैसे। अब सपोज करो कि हमने बाय कर लिया स्पॉट। अब आप मुझे बताओ स्टेप नंबर 1 में आप स्पॉट बाय करोगे। अब आप मुझे बताओ स्पॉट को बाय करने के लिए अमाउंट कितना चाहिए? 180 रुपए। 180 रुपए, ठीक है। 180 रुपीज आपको चाहिए होगा, बिल्कुल। तो बाय स्पॉट यानी कि 180 रुपीज, अमाउंट रिक्वायर्ड इज 180। ठीक है जी, ठीक है। और अगर पैसा नहीं है तो डेफिनेटली इसके साथ आप बोरोइंग कॉस्ट भी ऐड कर दो एट द रेट ऑफ 12% फॉर 6 मंथ्स। ठीक है जी, तो वो कितनी आएगी? 10 रुपये 80 पैसे। तो आप मुझे बताओ कि आपको ये आफ्टर 6 मंथ कितने का पड़ गया? 190 रुपये 80 पैसे का। और आपने फ्यूचर बेचा कितने का हुआ है? 195 रुपये, 195 का। तो आप मुझे बताओ फ्रॉम फ्यूचर वी विल सेल कितने में? 195 में। सो यू विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 4 रुपये 20 पैसे। सिंपल, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज इन फ्यूचर्स। ठीक है, वैसे अभी तक क्या अगर आप स्कैनर देखोगे ना तो आपसे सिर्फ यही पूछा गया कि वेदर आर्बिट्रेज इज पॉसिबल और नॉट। तो खाली AFP निकालकर हमें छोड़ना होता है। बट अगर AFP निकालने के बाद वो एक्शन पूछता है तो मेरे ख्याल से एक्शन मुश्किल नहीं है। तो एक्शन में आपने क्या बोलना है? सेल फ्यूचर बाय स्पॉट। स्पॉट में आपने चीज खरीद ली और फ्यूचर में आपने बेचनी है। जो स्पॉट में खरीदी है वो कितने की कॉस्ट करी? 190.8 की। और फ्यूचर में ये बेचनी कितने की है? 195 की। तो आपको सीधा सीधा 4 रुपये 20 पैसे का प्रॉफिट। क्या समझ आ गया? बिल्कुल सही है। क्या यहां तक क्लियर हो गया? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गया सर। ठीक है, तो आपने यही चीज एग्जामिनेशन में शो करनी है बेटा। लो जी, तो आर्बिट्रेज। अच्छा, एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो यहां पर वैल्यू 198 आ जाती तो आप ही बता दो। अगर ये 198 आ जाती और अगर 195 में मिल रहा है तो इसका मतलब क्या फ्यूचर मेरी सोच से सस्ता मिल रहा है? बिल्कुल। तो फिर एक्शन क्या हो जाता? बाय फ्यूचर सेल स्पॉट, बाय फ्यूचर सेल स्पॉट। ठीक है कि नहीं? तो बस आपने ध्यान रखना है कि हाउ टू टेक एक्शन। जब भी हमें आर्बिट्रेज पूछेगा, स्टेप नंबर 1 में थियोरेटिकल वैल्यू यानी कि फेयर वैल्यू निकालो। फेयर वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बोला? स्पॉट इंटू 1+i माइनस इंटरमीडिएट रिसिप्ट करो। जो भी निकल कर आएगा वो आ जाएगा आपके पास थियोरेटिकल वैल्यू एंड देन अकॉर्डिंगली यू नीड टू टेक एक्शन। क्लियर? एंड आई एम वेरी श्योर ये चीजें बैच में हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं। तो जब आप इसको अब आप रिकलेक्ट करोगे तो आपके साथ इजीली रिकलेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट इसके अंदर। अच्छा चलो, वो वाला भी करा ही देता हूं मैं। ठीक है ना? सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखो स्पॉट 180, 6 मंथ्स फ्यूचर 185 में मिल रहा है और इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम है। ठीक है, आपको वही बताना है वेदर आर्बिट्रेज इज पॉसिबल और नॉट। और इसमें चलो इंटरमीडिएट रिसिप्ट्स भी ले लेते हैं। डिविडेंड भी मिल रहा है हमें। ठीक है, और प्रिज्यूम कर लेते हैं डिविडेंड हमें मिल रहा है। डिविडेंड प्रिज्यूम कर रहे हैं हमें मिलेगा 3 रुपये एट एंड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने के एंड में हमें डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी। वेरी सिंपल, स्पॉट इंटू 1+i माइनस इंटरमीडिएट रिसिप्ट्स। स्पॉट दिया हुआ है 180, 12% के हिसाब से 6/12 माइनस इंटरमीडिएट रिसिप्ट्स दैट इज 3 रुपीज। इसको सॉल्व करना है। 190
0.8 माइनस 3 187.8, ठीक है जी। और ये मिल कितने का रहा है आपको? 185 रुपए में। तो अभी क्योंकि ये सस्ता मिल रहा है तो इट इज बेटर टू बाय फ्यूचर। तो अब आप यहां पे एक्शन क्या ले लेना, बाय फ्यूचर एंड सेल स्पॉट, ठीक है जी, बाय फ्यूचर सेल स्पॉट। अब इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, देखो कैसे। बताओ, अगर आपके पास कोई शेयर है जिसे आप स्पॉट में बेच दोगे, यहां पे लिखो अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग शेयर इन स्पॉट, आपको कितने रुपए मिल जाएंगे शेयर को स्पॉट में बेचकर? 180 रुपए, ठीक है जी। 180 रुपीज आपके पास आ जाएंगे बाय सेलिंग शेयर इन द स्पॉट मार्केट, ठीक है। और बाय फ्यूचर में आपको जो शेयर खरीदना है वो अभी खरीदना है या फ्यूचर में? फ्यूचर में खरीदना है। और कितने का फ्यूचर मिल रहा है आपको? 185 रुपए का, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास पैसे जो पड़े हुए हैं वो तो यूजलेस हो जाएंगे, तो आप क्या करो, इसे इन्वेस्ट कर दो बेटा, ठीक है। तो इन्वेस्ट ₹180 फॉर 6 मंथ्स। तो अमाउंट जो आपने रिकवर्ड किया 190.80, ठीक है। लेकिन पंगा हो गया एक, बताओ क्या? देखिए, अगर ये शेयर होता तो आपको डिविडेंड मिलता, लेकिन क्योंकि शेयर बेच दिया था तो क्या देयर इज लॉस ऑफ डिविडेंड ऑल्सो? बिल्कुल, 3 रुपए का आपका डिविडेंड लॉस हो गया। क्यों? डिविडेंड उन्हीं को मिलता है जिनके पास शेयर होता है। क्योंकि आप शेयर बेच चुके हो तो क्या आपको 3 रुपए का लॉस भी हुआ? तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमें शेयर को आज बेचकर नेट जो हमें इनफ्लो मिला वो 187.8 का मिला, ठीक है। तो मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि हमारी जेब में सारे नुकसान और मुनाफों के बाद 187.8 रुपीस बच जाएंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करो, फ्यूचर को आपने बाय करना है। प्राइस क्या है फॉर बाइंग फ्यूचर? दिस इज 185, ठीक है जी। और आपकी जेब में पैसा कितना पड़ा है? 187.8। देखो, 2 तरीके होते हैं। कई बार बच्चा कहता है सर ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो एक काम करो, चलो डिविडेंड को यहां पे लो ही मत, ठीक है ना। और दूसरा तरीका भी है, आपके पास पैसा कितना है? 190 रुपए 80 पैसे, और आपने 185 रुपए में क्या वो शेयर वापस खरीद लिया, ठीक है। तो आपको नेट प्रॉफिट यहां पर क्या 5 रुपए 80 पैसे का हो रहा था? बिल्कुल। लेकिन क्या आपको लॉस ऑफ डिविडेंड भी हुआ है 3 रुपए का? बिल्कुल। तो सही मायने में नेट गेन आपको 2 रुपए 80 पैसे हुआ है। समझ आ रही है? अगर कोई पूछे ना नेट गेन कितना हुआ है, तो 2 रुपए 80 पैसे ही हुआ है। कैसे हुआ समझ आया? देखो, 190.8 इज द अमाउंट विच इज रिकवर्ड, जो मेरी जेब में पड़ा है, और मुझे फ्यूचर कितने में मिलेगा? 185 में। तो नो डाउट जेब में पड़े 190 रुपए 80 पैसे और फ्यूचर मिलेगा 185 में, तो शेयर वापस आ गया और साथ में क्या 5 रुपए 80 पैसे भी बच गए। मेरा पॉइंट समझ? तो ये मेरे 5 रुपए 80 पैसे क्या बन गया? प्रॉफिट। लेकिन क्या एट द सेम टाइम हमने 3 रुपए का लॉस भी किया, तो हमें जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा? 2 रुपए 80 पैसे। ठीक है सर, डन। तो मेरे ख्याल से ये भी अब हमें क्लियर हो गया। लास्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे जरा, ठीक है। लिखो आर्बिट्रेज यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर्स। ये कॉन्सेप्ट वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके अंदर पहले ध्यान से सुनेंगे क्या होता है। मान लो कैश मार्केट में आपने किसी कंपनी के 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 बाय कर लिए, तो आप मुझे बताओ वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपकी कितनी आ गई? 10 लाख रुपए, ठीक है जी। 10 लाख रुपए के आपने शेयर बाय कर लिए, तो वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 10 लाख रुपए, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि जैसे ही आपने ये शेयर बाय करा, अब दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे टेंशन आ गई कि हो सकता है कि कल को ये रेट गिर जाए। अगर गिर गया तो क्या ये लॉस होगा? बिल्कुल। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी इस पोजीशन को बेसिकली आप आर्बिट्रेज ना लिखकर हेजिंग लिख लो। अब
अपनी इस पोजीशन को हेज करने के लिए अब हम क्या करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स को यूज करते हैं। ठीक है जी, इंडेक्स फ्यूचर्स में हमें क्या करना है, रिवर्स पोजीशन लेनी है बेटा, क्योंकि आप कैश मार्केट में क्या हो, बायर, तो आप यहां पे क्या बन जाओ, सेलर। ठीक है, तो अब आप क्या करो कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ निफ्टी फ्यूचर सेल कर दो। ठीक है, तो सपोज करो कि हम लोगों ने 400 यूनिट्स, वैसे ये मैंने कहा ना एडहॉक बेसिस पे कुछ भी बोलता है, ये 225 यूनिट्स ले लेते हैं ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स एट द रेट ऑफ 9,000 ईच, आप सोल्ड कर दो। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, अगर ऐसा किया हमने, 20,25,000 का आपने निफ्टी फ्यूचर कर दिया सेल। अब आप मुझे बताओ क्या होगा अगर कल को मार्केट गिर जाती है 10% से, या ये शेयर जो आपने खरीदा है इट फॉल्स बाय 10%, तो क्या हमें यहां पर लॉस हो जाएगा? 10% ऑफ 10 लाख, यानी कि हमें 1 लाख का लॉस हो जाएगा। लेकिन कौन मुझे बताएगा अगर शेयर गिरा है तो क्या इसका इंपैक्ट इंडेक्स पे भी आया होगा? बिल्कुल। और अगर आपको याद हो तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बीटा फैक्टर। सर बीटा बताता है कि अगर शेयर गिरेगा 10 से तो उससे मार्केट पे क्या इंपैक्ट आया होगा, याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल, हमने पढ़ा हुआ है ये। अगर मैं कहूं कि शेयर का बीटा 1 है तो इसका मतलब होता था जितने परसेंटेज से मार्केट गिरेगी उतने परसेंटेज से शेयर गिरेगा। तो क्या मैं ये मान लूं अगर बीटा 1 है तो क्या ये भी 10% से गिरेगा? बिल्कुल। और अगर ये भी 10% से गिरा, क्योंकि यहां पर आप सेलर हो, और मैंने क्या कहा था, सेलर के लिए मार्केट का गिरना क्या प्रॉफिटेबल हो जाता है? यस। तो यहां हमें आएगा प्रॉफिट कितना, 20,25,000 इंटू 10%, क्या 2,02,500 का प्रॉफिट आ गया। तो अगर आप देखो तो क्या आपने अपने लॉस को हेज कर लिया और आपकी नेट पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में आ गई। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी कैश मार्केट के अंदर जो पोजीशन ली हुई थी उसको हेज किया जा सकता है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, हेज करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप कैश मार्केट में बायर हो तो आप इंडेक्स फ्यूचर्स को सेल कर दो, और अगर आप कैश मार्केट में सेल किया है तो वहां बायर कर दो। लेकिन आपको क्वेश्चन यही आएगा कि कैश मार्केट में आप बायर थे और आपने इंडेक्स फ्यूचर में उल्टा यानी कि सेल कर दिया। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। ये आपने नोट करना है बच्चे। नोट कर लीजिए जरा इसको। क्या कह रहा है ये? कहते हैं राम ने बाय करे हैं 10,000 शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड 22 रुपए में, एंड ऑब्टेन करा एक हेज बाय शॉर्टिंग, शॉर्टिंग का मतलब होता है सेल करके 400 निफ्टी 1100 रुपए ईच। He closed out his position at closing price of the next day, at which the share of X Limited dropped by 2% and Nifty future also dropped by 1.5%. आपको बताना है उसका ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या था। वेरी सिंपल, देखिए दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दीजिए। कैश मार्केट के अंदर वो बायर है और फ्यूचर मार्केट के अंदर वो सेलर है। ठीक है, यहां पर आप लिखो वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बताओ कैश मार्केट में कितने शेयर हैं उसके पास? उसके पास हैं 10,000 शेयर, 22 रुपए ईच, यानी कि 2,20,000। और यहां पर अगर मैं पूछूं वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, देखो जरा, 400 इंटू 1100, $4,40,000। ठीक है जी, ठीक है सर। अब मेरा क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनेंगे पहले आप। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये 2% से गिरा और ये 1.5 से गिरा, नाउ हु विल टेल मी, अगर ये 2 से गिरा और ये 1.5 से गिरा तो फिर ऐसे में क्या होगा? देखिए जहां पे आप बायर थे और वहां पे अगर गिरावट आती है तो क्या यहां लॉस आएगा? कितने का? 4400 का। और यहां पर आप क्योंकि सेलर थे और अगर मार्केट गिरती है तो क्या हमें गेन आएगा? बिल्कुल। तो गेन कितने का आएगा? 6600 का। आप कैलकुलेट कर लो। तो नेट पोजीशन क्या 2200 का प्रॉफिट आ गया। समझ आ गया जी? ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, पेपर में आया था ये आपके।
अगर मैं इसको ऐसे कर देता कि मैं आपको ऐसे बोल देता कि कैश मार्केट के अंदर हमारी वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2,20,000 है और निफ्टी फ्यूचर की वैल्यू जो है वो 440 है, और अगर मैं ऐसे बोल देता कि मार्केट फॉल बाय 10%, इंडेक्स गिर गया कितने से 10% से, और ये बोल देता कि इस शेयर का बीटा 1.2 है, और अब पूछता P&L बताओ, तो निकाल लेते आप? क्या करते आप बताओ? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अच्छे से कि अगर इंडेक्स 10 से गिर रहा है, सिक्योरिटी बीटा 1.2 है, तो फॉल इन सिक्योरिटी क्या 1.2 इंटू 10 क्या 12% आएगी? समझ आ रही है? अगर वो 10 गिरेगा तो ये 12 गिरेगा। ये कैसे पता लगाया मैंने, समझ आया? देखो दो तरीके हैं, या तो वो ऐसे बता ही देगा कि ये 2 गिरा, ये 1.5 गिरा, फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सॉल्व कर दो। कई बार ऐसा भी होगा वो खाली ये बता देगा इंडेक्स कितने से गिरा, और अगर इंडेक्स 10% से गिरा है तो शेयर कितने से गिरेगा वो डिपेंड करेगा उसके बीटा वैल्यू पे। तो गिरावट इन इंडेक्स इनटू बीटा इज इक्वल टू गिरावट इन शेयर, ये ध्यान रखो, ठीक है? तो अब आप मुझे बता दो, कैश मार्केट में अगर फॉल आता है तो यहां लॉस आएगा कितना? 2,20,000 इंटू 12%, और यहां गेन आएगा 4,40,000 इंटू 10%। दोनों की जो भी नेट पोजीशन आएगी वो गेन या लॉस वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको बोलते हैं हेजिंग यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर। तो अब देखो मैंने आपको हेजिंग भी सिखा दी, आर्बिट्रेज भी सिखा दिया, फ्यूचर का मूवमेंट भी बता दिया, M2M क्या होता है ये भी बता दिया, कॉल कैप्स एंड फ्लो भी बता दिया, और पे ऑफ ग्राफ भी बता दिया। ठीक है जी, चलिए आई एम वेरी श्योर, देखिए ये रिवीजन क्लास है, आई एम वेरी श्योर जितने भी बच्चे क्लासेस देख रहे हैं उन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, सो दे कैन टेक माई पेस, बिकॉज ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में समझी हुई हैं। ठीक है, रिवीजन के अंदर ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चंस नहीं कराए जा सकते हैं, तो रिवीजन का ऑब्जेक्टिव होता है कि एक बार ही सारे कॉन्सेप्ट को आपको ऊपर ऊपर से बता दिया जाए, सो दैट आप जब आप उसको पढ़ो तो डेफिनेटली आपको वो सारी चीजें याद आ जाए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आज पूरा डेरिवेटिव आपको खत्म करना है। ठीक है, पूरा का पूरा डेरिवेटिव आपने खत्म करना है, और आज जाते जाते मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूं और उसका आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, लिखो जरा पहला क्वेश्चन, और प्लीज यार ये आंसर दिया करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं ये बैच इमीडिएट बंद कर दूंगा विद इमीडिएट इफेक्ट। क्लियर है? तो मैंने पहले ही बोला कि आपको मुझे प्रूव करना होगा कि यस यू पीपल आर वेरी मच सीरियस, तभी मेरी सीरियसनेस आएगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो प्लीज जब मैं कोई क्वेश्चन दूं तो उसको अटेम्प्ट जरूर करिए। लिखो जरा क्वेश्चन क्या है मेरा, अगर स्पॉट रेट दिया हुआ है 200, ठीक है, और 6 मंथ का फ्यूचर दिया हुआ है 210, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 12% पर एनम, आपको निकालना है कंप्यूट थियोरेटिकल वैल्यू या फेयर वैल्यू भी बोल सकते हो आप इसको ऑफ फ्यूचर, और सिर्फ आपने मुझे यस और नो में बताना है वेदर आर्बिट्रेज पॉसिबल और नॉट। ठीक है जी, और फिर आपने मुझे एक्शन भी लिख के देना है। 3 आपने मुझे आंसर देने हैं। फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर कितनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है, आर्बिट्रेज पॉसिबल है या नहीं, अगर है तो एक्शन आपने साथ में लिख के देना है कि आप आर्बिट्रेज करने के लिए क्या एक्शन लोगे। ठीक है जी, ठीक है सर, तो ये मेरा क्वेश्चन है, आई एम वेरी श्योर ये आप कर लेंगे। ठीक है जी, चलो गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, और अगली क्लास हमारी जो होगी वो कौन से चैप्टर की होगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, और आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो कल लूंगा, डेफिनेटली लूंगा मैं, बट प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच।